विद्यार्थियों, केके की हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमने हिंदी साहित्य को समझने के लिए बहुत सारे विषयों पर, खास तौर से कविता, कहानी और गोदान उपन्यास पर मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जो लाल दिखता है ना आपके चैनल के आसपास, सब्सक्राइब लिखा हुआ इंग्लिश में, वहाँ पर सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिएगा। हमारी संख्या बढ़ती जाएगी तो हमारा भी हौसला बुलंद होगा और आपके कमेंट भी आते रहेंगे तो हम लगातार वीडियो बनाने का जज्बा बना रहेगा और बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी साहित्य की जो शताब्दी है, जाहिर सी बात है 19वीं शताब्दी का समय है और उस शताब्दी में कितना कुछ लिखा गया, कितना कुछ पढ़ा गया, उस सारे दृष्टिकोण को समझना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आधुनिक काल में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आम आदमी की महत्ता बड़ी, विजय देवनारायण शाही जो हिंदी के बहुत बड़े आलोचक थे, समाजवादी आलोचक, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि लघु मानव की जो महत्ता है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, उनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास आर्टिकल है, आलेख है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो सब जगह उपलब्ध है। तो शाही जी की जो आलोचना दृष्टि है, जो आलोचना का जो कर्म है, वो किस तरह से हमारी एक पक्षीय मार्क्सवादी जो वर्चस्वशाली उस समय की आलोचना थी, उसको बार बार क्रिटिसाइज करती है और उसकी सीमा रेखाओं को लगातार रेखांकित करती है। मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध उनका पूरा नाम था और 1917 में श्योपुर में उनका जन्म हुआ था, ग्वालियर के पास में। और बाद में फिर वो नागपुर आ जाते हैं, फिर बिलासपुर के पास भी रहते हैं, वहाँ नौकरी भी करते हैं, नया खून जैसे अखबार का संपादन करते हैं और 1964 में उनकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। मुक्तिबोध सच में खांटी मार्क्सवादी, इसको कहते हैं ना, पूरे संपूर्ण मार्क्सवादी रचनाकार थे और कहते हैं कुछ वैल्यू को जीने वाले लेखक हैं। सिर्फ कहने की बातें नहीं है कि लोग आजकल आप जानते ही हैं कि बाहर से बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सत्य की, ईमान की, ईमानदारी की, आदर्शों की, लेकिन पता चला है कि रिश्वत लेने में, झूठ बोलने में, बेईमानी करने में, ठगने में उनका कोई सानी नहीं है। तो ये आज के जो जमाना है ना, उसकी एक अजीब सी मानसिकता है कि आपसे वो सच्चाई की उम्मीद करेंगे लेकिन अपनी जीवन में सच्चाई का फॉलो ऑफ नहीं करेंगे। लेकिन आप कहते हैं ना कि मतलब मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं करे, मैं बोली सारी दुनिया के साथ चीटिंग करता रहूं। तो मुक्तिबोध इन सब चीजों से परे, और मैंने कहा ना कि 1964 में उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई बीमारी हो गई थी उनको और दिल्ली भी ले जाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री खुद जो उसमें शास्त्री जी थे, तो उन्होंने भी इंटरफेयर किया था, लेकिन फिर भी मुक्तिबोध इस दुनिया से चले जाते हैं। और उनका जो कविता संग्रह है वो उसी साल प्रकाशित हुआ। देखिए इत्तेफाक, देखिए उस जमाने की कितनी ट्रेजेडियां थी। आज के कल लेखकों के पास में, रचनाकारों के पास में बहुत सारे स्कोप है, उसमें कोई अल्टरनेट नहीं था बेचारे के पास, इनकम का कोई सोर्स नहीं था, अभाव, तमाम तरह की परेशानियां। तो 1964 में जिस साल उनकी मृत्यु होती है, उसी साल उनका पहला कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है, उसी में ये कविता है जिसकी हम अभी अभी बात करेंगे, भूल गलत ही कविता। और देखिए प्रेमचंद के साथ तो ये हुआ था कि उनकी बहुत सारी रचनाएं छप गई थी, लेकिन जो उनका क्लासिक्स था 1936 में प्रकाशित हुआ था, गोदान, और गोदान के समय ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मुक्तिबोध का तो पहला ही संग्रह आता है और उस जमाने की प्रकाशन व्यवस्था, और उनकी किताब उन्होंने इतिहास पर लिखी थी, उस पर उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने बैन लगा दिया था, उससे भी मुक्तिबोध कहते हैं कि टूट जाते हैं। और जीवन की तमाम झंझावत, उसमें नौकरियों में पैसा कितना ही मिलता था और ईमानदार आदमी के लिए तो आप समझिए कि बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि कुछ अलग तरह से पैसा कमाना नहीं है। तो अभाव और जीवन की पीड़ाएं और न जाने कितने दर्द मुक्तिबोध को कहें कि बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से ले जाते हैं। और मुक्तिबोध ने कविताएं भी लिखी है, कहानियां भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं और आलोचना, समीक्षा, वैचारिक लेखन तो भरपूर लिखा है। कामायनी की उन्होंने समीक्षा लिखी है पूरी। अब उस कामायनी की समीक्षा से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो किताब उन्होंने लिखी है। और मैंने कहा ना कि खांटी मार्क्सवादी थे, पूरा वर्ग संघर्ष की पूरी जो अवधारणा, उसी के आधार पर सारी चीजों की व्याख्या करते रहे वो। और इसलिए भी कहीं ना कहीं उनकी आलोचना की सीमाएं भी हमारे सामने आती है, लेकिन बाकी इंसान के रूप में
और लेखक के रूप में उनका कुछ स्थानीय नहीं है। एज ए कवि के रूप में, एज ए कहानीकार के रूप में वो वाकई अद्वितीय रचनाकार है और चिंतक के रूप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार है। उनका जो वैचारिक लेखन है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक साहित्य की डायरी हो चाहे अन्य लेखन हो, तो मुक्तिबोध को अगर समझना है, मुक्तिबोध की पत्नी का नाम था शांता जी और उन्होंने 1939 में उनसे लव मैरिज की थी उस जमाने में। तो उस कारण से भी शायद परिवार से कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, तो परिवार से समझिए उन्हें कुछ संपत्ति कुछ मिलती नहीं है, तो इसलिए भी उनकी आर्थिक स्थिति कुछ दयनीय होती चली जाती है। और वो वामपंथी विचारधारा जिसको जिसको आप मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं ना, वामपंथ, ये कहते हैं ना वाम और राइट, लेफ्ट और राइट की विचारधारा चलती है ना पूरी दुनिया में, तो जिसको दक्षिण पंथ कहते हैं वो है, चाहे अगर मोटा मोटी समझाऊं तो मैं, जो बीजेपी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कौन सी है, वो दक्षिण पंथी पार्टी है, वो राइट विंग है। और लेफ्ट वाले कौन से, सीपीआई सीपीएम जो केरला में जो सरकार है ना, पहले 35 साल तक बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार थी, जिनको कम्युनिस्ट भी बोलते हैं, वामपंथी भी बोलते हैं, लेफ्टिस्ट भी बोलते हैं, है ना। तो मुक्तिबोध उस जमाने में वामपंथ की तरफ चले आते हैं। और आपको पता ही है 1917 में क्रांति हुई थी, तो उसका पूरा प्रभाव था पूरी दुनिया में, और भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। और इत्तेफाक देखिए कि जिसको हम राष्ट्रीय सेवक संघ बोलते हैं, जो कि राइट विंग का एक सांस्कृतिक संस्थान है ना, उसकी स्थापना भी 1925 में ही होती है। तो ये एक वैचारिक संसार है, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपको समझा रहा था कि लेफ्ट क्या है और राइट क्या है ना। तो लेफ्ट विंग और राइट विंग के इस विचार को समझ करके भी हम भारतीय समाज की और भारतीय जो राजनीति है उसकी बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं। फिर मुक्तिबोध तार तार सप्तक जो अज्ञे ने संपादित किया था, पता है उसमें उसके पहले कवि थे वो हैं। और उनकी मृत्यु से पहले शायद श्रीकांत वर्मा ने उनकी साहित्यिक डायरी प्रकाशित करवाई थी। श्रीकांत वर्मा बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है, उनके साथ थे इधर ही। और मैंने कहा ना कि 1964 में ही उनकी मृत्यु, और 1964 में वो सब कुछ प्रकाशित होता है। फिर बाद में नामवर सिंह ने नई कविता की प्रतिमान जो किताब लिखी थी 1964, यही शायद 68 में आई थी वो, 68 में, है ना। तो उसमें फिर मुक्तिबोध को एक समझिए कि स्थापित करने का काम करते हैं अपनी आलोचना के माध्यम से, ठीक है ना। नामवर जी ने उन पर काफी लिखा और काफी समझाने का प्रयास किया उनको, और उनकी जो महत्ता है उसको कहीं न कहीं साहित्यिक जगत में एक अलग स्थान दिलाने का काम किया। तो मैंने कहा ना कि प्रगतिशील आलोचना की बात करें, वामपंथी आलोचना की बात करें, मार्क्सवादी आलोचना की बात करें, वो सारे एक ही हैं, एक ही धारा में डालेंगे उसको। तो मुक्तिबोध का ये मोटा मोटी जीवन परिचय है। बाकी उनकी जो कविता है जिस पर हम बातचीत कर रहे थे, भूल गलती कविता, और भूल गलती कविता I found this on the web. उनके कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा। अब चांद क्या है, चांद यहाँ सामंती या कुलीन वर्ग का प्रतीक है, ठीक है। तो वो कह रहे कि जो लोग शोषण से पैसा कमाते हैं उनका मुंह हमेशा टेढ़ा रहता है, उनकी सौंदर्य दृष्टि, उनकी सौंदर्य चेतना हमेशा शक के घेरे में रहती है। ये भी एक लंबी कविता है, लेकिन कविता संग्रह का नाम भी वही है। चांद का मुंह टेढ़ा उनकी कविता है, ब्रह्म राक्षस उनकी कविता है, अंधेरे में उनकी कविता, लंबी कविता है। उसके अलावा बहुत सारी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन हम यहाँ जो बात करेंगे वो भूल गलती कविता की बात करेंगे। एक छोटी गलती कितनी भारी पड़ जाती है आदमी के ऊपर, और जो समाज को बदलना चाहता है। देखिए मैंने कहा ना कि वामपंथी विचारधारा होने के कारण क्रांति की बात करता है ना, और क्रांति कौन सी है, वो हिंसक क्रांति ही है, जो कि लेनिन ने की थी, बाद में फिदेल कास्ट्रो ने की थी, बाद में तमाम दुनिया के जो तमाम वामपंथी देश है वहां पर हुई थी, है ना। तो उसमें कि किस प्रकार से जो जनता है वो सत्ता पर कब्जा करेगी, और पूरा समाजवादी राज्य स्थापित होगा, और सबको इक्वलिटी की बात की जाती है, लेकिन उसका रास्ता हिंसा का रास्ता है। इसलिए गांधी इससे अपनी असहमति जताते हैं, अम्बेडकर साहब इससे अपनी असहमति जताते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी असहमति जताते हैं। और भारत में आपको पता है कि वामपंथ इसलिए सफल नहीं हो पाता है, वामपंथी आंदोलन, क्योंकि वो हिंसा का रास्ता है। आज भी जो बस्तर में तमाम नक्सलवादी लड़ रहे हैं, है ना, नक्सल एरिया बोलते हैं ना बस्तर को, तो उनका भी हिंसा का रास्ता है, किस तरह से लोगों को मार करके क्रांति करने का, लेकिन वो सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंसा के रास्ते आप कब तक समाज को शांति दे सकते हैं। क्योंकि आप जब हिंसा के रास्ते आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, राज्य की जो हिंसा होगी बाद में अगर सत्ता पर कब्जा करेंगे तो आप फिर अहिंसा कैसे अपना सकते हैं, है ना।
तो ये एक बहस का विषय ही भी है, तो हम उस पर विस्तार से अभी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ मुक्तिबोध की बात कर रहे हैं और भूल गलती कविता पर मैं बातचीत करूंगा। मैंने इतना सारा बैकग्राउंड इसलिए बनाया कि ताकि आप मुक्तिबोध की जो जीवन दृष्टि है, मुक्तिबोध की जो विचारधारा है, आप मुक्तिबोध का सोचने का समझने का तरीका उसको समझ सके। अब जो भूल गलती जो कविता है वो क्या है, एक बार कविता पढ़ देता हूँ, फिर मोटा मोटी में व्याख्या करूंगा तो कविता आपको समझ में आ जाएगी। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहन कर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारे बेजुबान बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों व मेहराबों तमे दरबारे आम में, सामने बेचैन गांव की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहने हथकड़ी व एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर झलकने झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के वकीद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश सब खामोश मनसबदार शायर और सूफी, अल गजाली इब्रे सिना अल बरूनी अलीमो फाजिल सिपह सालार सब सरदार हे खामोश, नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर, हठ इनकार का सिर तान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर गने साए शाह, सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शहंशाह, शाही धाक का सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा बोल आलमगीर, मेरी आपकी कमजोरियों के शाह लोहे का जिरह बख्तर खूंखार, हाँ खूंखार आलिजाह, वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, करता हमें वकीर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में शाही मुकाम में, इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा, कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार बख्तर बंद समझौते सहम कर रह गए, दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए दो मुँहे बन के, सो तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे दड़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए, लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घनों पेड़ों में कहीं पर खो गया, महसूस होता है यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाकों में, सच्चाई के सुनहरे तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा, प्रकट होकर विकट हो जाएगा। कविता इतनी सी है बस। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि जो पूरी सत्ता है, शक्ति है, वो जो राजा होता है या जो शासक होता है, वो तो सिर्फ प्रतीक होता है, सिंबल होता है। उसके आसपास न जाना एक पूरा सिस्टम होता है जो एक आम जो आदमी होता है उसके अंदर एक डर पैदा करता है, और किस प्रकार से उस सिस्टम के माध्यम से वो बाकी सारी चीजों को खत्म कर देता है। यानी कि जो भी उसका विरोध करता है उसको कानूनी प्रक्रिया में ला करके, अगर वो गलत कर रहा है तब भी उसको कानूनी प्रक्रिया में लाकर उसको अपराधी ठहरा करके उसको खत्म कर दिया जाता है। और ये जो पूरा आभा मंडल होता है, जो सत्ता का पूरा तामझाम होता है, वो किस तरह से उस आम इंसान की जिंदगी या जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है उसके लिए कितनी सारी परेशानियां खड़ी कर देता है। तो कह रहा है कि भूल गलती, यानी कि जो भूल से गलती से सत्ता में आ गया है, मतलब हमने ही शायद उसको प्रमोट किया था या हमने ही शायद उसको वोट दिया था, और वो गलती में से बादशाह बन गया है, पीएम बन गया है, सीएम बन गया है, पावरफुल आदमी बन गया है, और अब उसने अपने आसपास पूरी दुनिया क्रिएट कर ली है, सत्ता का पूरा एक वर्चस्व फैला दिया है उसने। अब वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो आज बैठी है जिरह बख्तर, जिरह बख्तर मतलब सुरक्षा जो कवच होता है ना, पहले बताया ना आपको, जो युद्ध करने जाते थे राजा महाराजा तो वो जिरह बख्तर पहनते थे, जिससे उनसे दुश्मन मारे तो उनको चोट नहीं लगे, बच जाएगा। तो उसी तरह से इसने भी ये सत्ता का पूरा जिरह बख्तर पहन लिया है। और जब इसने पूरा जिरह बख्तर पहन लिया है और उस दिल के तख्त पे बैठना, मतलब हमारे सबके दिल पे हमारा शासक बन गया अपना, तो हमारे लिए भी उसका सम्मान करना जरूरी है, उसकी बात को मानना जरूरी है। और सत्ता के माध्यम से भी वो सबसे ऊंची कुर्सी पर, जैसे हिटलर बैठ गया था,
जर्मनी में, और किस प्रकार से उसने उसके बाद अपनी सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू किया था। नाजियों को उकसाया और यहूदियों को मारने के लिए किस तरह से उसने लीगल रूप से प्रोसेस किया, और न जाने कितने यहूदियों को मारा उसने, और सिर्फ सत्ता के नाम पर। तो चमकते हैं खड़े हथियार उसके, उनकी जो हथियार है, उसकी जो सत्ता है, उसका पावर है, किस प्रकार से दूर तक चमक रहा है। तो जब तानाशाही सत्ता में स्थापित हो जाती है तो उसके बाद किस तरह से वो अपनी ताकत के बल पर बाकी सारी चीजों को खत्म करती है और सिर्फ अपने ही शासन को, अपनी ही सत्ता को लेजिटिमेसी देती है। तो इसलिए बोल रहा है कि गलती कितनी भारी पड़ जाती है, भूल गलती। और चमकते खड़े हथियार उसके, उसकी जो चमकते मतलब सत्ता का जो सेना है, उसकी फौज है, उसकी पुलिस है, सारी ताकत क्या है उसकी। आंखें चिलकती है नुकीले तेज, जिससे आंखें सब चुभती रहती है, पत्थर के समान खड़ी है, सिर झुकाए, सब बता रहे, सब उसको सम्मान में सिर झुकाए खड़े हैं उसके। यस सर कर रहे हैं सब, जी हुजूर जी हुजूर। बेजुबान नहीं बस सलाम है, सब बेजुबान है, बेबस है बेचारे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। नौकरी करनी है तो साहब की गुलामी करनी पड़ेगी ना। कहा ना भाई कि जहाँ आपके पैर, जहाँ आपकी गर्दन दबी हो वहाँ पैर सहलाने में ही फायदा वाली बात है। कि जब आप उस सिस्टम में आ गए और अब आपके पास कुछ भी नहीं, आप प्रतिरोध नहीं कर सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते, तो आपको उसका यस सर बोलना ही पड़ेगा। अनगिनत खंभों व मेहराबों में उसका महल कितना बड़ा है, न जाने कितने खंभे हैं, न जाने कितने मेहराब है, और दरबार आम लगा हुआ है सब तरफ। सामने बेचैन गांव के जब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, और सामने कौन खड़ा है, एक ऐसा विद्रोही जो सत्ता को मारने से इनकार करता है। तो उसका क्या हल किया, उसका पूरा चेहरा काट दिया है, चेहरे पर न जाने कितना उसको मारा है, पीटा है, उसकी धुलाई की है ना। जो सत्ता में होता है हमेशा, जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, वो मतलब इतना उसको मारा है कि जिससे दिल भी कांप उठता है, लेकिन उसने उन सारी चीजों को बर्दाश्त किया है। पहने हथकड़ी व एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लतर, उसको हथकड़ी पहना रखी है, लंबा चौड़ा आदमी है, मजबूत, और फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं। चमकते लाल लंबे दांत बहते खून की, और खून बह रहा चमक रहा है। लाल मैंने कहा नहीं, लाल रंग ही तो क्रांति का रंग है वामपंथ में, जहाँ खून के माध्यम से क्रांति करनी, लोगों को मारना है, हत्याएं करनी है, जो कि शोषण कर रहे हैं। ऐसा कहा गया कि जो शोषण कर रहे हैं उनको आप मार करके सत्ता को काबिज करके आप जनता की सत्ता स्थापित करेंगे, क्योंकि सत्ता भी तो आपका शोषण, मतलब आपके ऊपर गोली चला रही है, तो फिर वो कह रहा है कि आप गोली चलाएं तो कौन लगा। तो उसमें कुछ ऐसा ही है, तो उसके शरीर से खून बह रहा है, और वो कौन है, वो कैद कर लाया गया ईमान, वो कौन है, वो एक ईमानदार आदमी है, सच्चा है, वो सच्चाई के लिए लड़ रहा है। सुल्तानी निगाहों में नहीं गिरा था, वो सुल्तान से सवाल पे सवाल करता है, सुल्तान की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता है, और वो आंखें झुकाकर बात नहीं करता है। बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, और बेखौफ, बिल्कुल बेखौफ है, वो नीली बिजलियां फेंकता है, मतलब उसको मरने जीने का कोई डर नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है। इसलिए वो किसी प्रकार के डर दबाव में काम नहीं करता है, बल्कि जो कुछ साफ साफ है उसको साफ साफ बोल देता है, साफ साफ कह देता है। वो खामोश है, सब खामोश है। अब देखिए, क्योंकि इधर वो अगर उस सच्चे लोग का साथ दे, सारे चमचे साथ दे, तो राजा नाराज, वो राजा को नाराज करे तो फिर वो समस्या है। इसलिए वो सब अपने, कहते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए सब खामोश है। मनसबदार खामोश है, जो शायर है, सूफी है, सब खामोश है। अल गजाली, सुब्रे, जो मतलब जितने भी बड़े बड़े दरबार में कवि, साहित्यकार, रचनाकार, सच्चाई के पक्षधर, अहिंसावादी, क्रांतिकारी, सब कोई खामोश है। सिपह सालार, उसके चमचे, सरदार, सब खामोश है ना। क्योंकि उस ईमान को कैद कर लाया गया है, राजा ने आदेश दिया है, उस तानाशाह ने कहा कि इसको मारो, क्योंकि हमारे खिलाफ बोलता है, और अब तो खुद भगवान है, हमारे खिलाफ कौन बोल सकता है। अब देखिए दुनिया में न जाने कितने तानाशाह हुए, पाकिस्तान में कितने हुए, अफगानिस्तान में कितने हुए। हमारे भारत में तो सिर्फ एक ही बार समझे कि इमरजेंसी लगी थी, लेकिन बाकी अरब कंट्रीज में देखिए आप, जहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं, राजतंत्र चल रहा है, और किस प्रकार का सिस्टम चल रहा है कि वहाँ राजा के खिलाफ में, उस शासक के खिलाफ में आप बिल्कुल नहीं बोल सकते, उसके ताम झाम के खिलाफ में, उसकी सत्ता के खिलाफ में। लेकिन जो ईमानदार है उसको नामंजूर है, वो मरने को तैयार है, लेकिन वो इस प्रकार की जिंदगी, असम्मान की जिंदगी जीने को राजी नहीं है, इसलिए वो नामंजूर करता है। उसको शर्म की जिंदगी मंजूर नहीं है, वो कहता है कि इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊंगा, और मैं मरना चाहता हूँ, मैं इन चमचों की तरह, इन दलालों की तरह, इन मूर्खों की तरह
इस प्रकार से इस मूर्ख के सामने झुक करके अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। उससे बढ़िया तो मैं मरना पसंद करूंगा, अपनी जिंदगी को समाप्त करना पसंद करूंगा। हट इनकार का सिरतान, उसने इनकार कर दिया उसकी सारी चीजों को, सत्ताओं को मानने से। वो खड़ा हो गया और खुद मुख्तार के बड़े स्वाभिमान के साथ में, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में वो अपनी जिंदगी कुर्बान करने को राजी है। कौन? जो विद्रोही है, जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है, जो ईमान की बात कर रहा है। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अगर ये विद्रोह और जनता के साथ इसने जोड़ दिया तो हो सकता है कि सत्ता खत्म हो जाएगी, क्योंकि जनता जब विद्रोह करती है ना, तो बड़ी बड़ी सत्ताएं, बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं। और क्या कह रहे हैं कि छा रहे सल्तनत पर गए साहिशाह, और सल्तनत की जो सत्ता है इस पर कोई अंधेरा साने वाला है। सुल्तानी जीरन बख्तर बना है, और जो सुल्तान ने जो पहना हुआ अपनी सुरक्षा के लिए, जो शासन राजा की जो सत्ता है उसे क्या है, रेत की उस महल पर टिकी हुई, कभी भी गिर सकती है। कई बार होता है ना, अभी देखिए बांग्लादेश में पहले हुआ था, अभी 4-5 महीने पहले, जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, किस प्रकार से उसको देश छोड़ के भागना पड़ा। शेख हसीना, आपको तो मालूम ही होगा, आप तो समाचार भी पढ़ते हैं, न्यूज भी पढ़ते हैं, है ना। तो किस प्रकार से जब आपका शासन रेत पर, कितने मतलब बिल्कुल इस प्रकार की चीजों पर टिका होता है ना, तो फिर उसको गिरने में, उसको समाप्त होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। और कह रहे हैं कि जो सुल्तान का जो शासन है या सत्ता है पूरी, वो किसकी बनी हुई है? मिट्टी का बना हुआ है। वो रेत का सा और ढेर शहंशाह, और वो रेत की तरह शहंशाह भी ढेर हो जाएगा। वो जो राजा है, उसका साम्राज्य, उसकी सत्ता किस समय कब खत्म हो जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। और कह रहा है कि शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा है, शाही धाक अब सिर्फ शांत हो चुकी है, उसका महत्व खत्म हो चुका है। लेकिन जमाना तो सांप का काटा हुआ है, भूल गया सब कुछ। और सामान्य जो आदमी की कमजोरियां हैं, किस प्रकार से वो सब कुछ वक्त के साथ कैसे भूल जाता है। लोहे का जिरब अख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार अलिजा, और उसने क्या पहन लिया वापस? लोहे का जिरब अख्तर पहन लिया, वो भी खूंखार और खूंखार होता चला गया। वो आंखें सच्चाई की, और वो क्या कर रहा है? वो सच्चाई की आंखें निकाल रहा है। और सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता करता हमें वो घेर बेबुनियाद। और सबको कहते हैं कि मतलब किस प्रकार से आदमी को मजबूर कर देना कि वो सच्चाई के रास्ते पर न चल सके, वो आपका प्रतिरोध न कर सके, वो आपका विरोध न कर सके। एक पूरी रणनीति होती है सत्ता की और शासन की, किस प्रकार से प्रतिरोध की ताकतों को खत्म करना, या जो सच्चाई की बात करते हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, उसको उनको किस तरह से हमेशा हमेशा के लिए चुप कराना। रूस में भी पुतिन ने अपने विद्रोही जो विरोधी था उसका राजनीतिक, उसको जहर पिला करके मार दिया, ऐसा कहा जा रहा है। हम सब कैद है उसके चमकते तामझाम में, शाही मुकाम में। और मैंने कहा ना कि हर कोई उस शाही मुकाम में, उस सत्ता का जो एक चमत्कार होता है, जो आभा मंडल होता है। हम कहते हैं कि हमारी सरकार कितना अच्छा करी, कितनी बड़ी बड़ी रोडें बनवा दी, सड़कें बनवा दी, वो करवा दिया, मेट्रो चल रही है और बुलेट ट्रेन आने वाली है ना। तो एक तरह का एक आभा मंडल बनाया जाता है, और उसमें हम सब उसके पीछे भागते हैं, और उसके माध्यम से जो उसकी बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसकी हम न तो कभी परवाह करते हैं, न उसके बारे में कुछ सोच पाते हैं। तो इसीलिए भूल गलती कविता के माध्यम से मुक्तिबोध कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। इतने में हम ही में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, कह रहे कि हमारे अंदर से कोई भाग जाता है यहाँ से निकल करके। दरबार आम में भी संभल जागा, और पूरा दरबार जाग गया। कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, जो कतारों में जो खड़े थे, जो अपने स्वार्थ के लिए, जिनके पास हथियार थे, बख्तर बंद समझौते सम कर रहे थे, सब अरे वो कैसे भाग गया? सब शांत वहीं रह गए, उनकी औकात नहीं थी कि उसको पकड़ पाए। जो सच्चा आदमी था ना, वो भाग गया वहां से। दिल में अलग अलग जबड़ा। और देखिए जो राजा की चमचागिरी करते हैं, जो दलाली करते हैं, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। दिल में अलग अलग जबड़ा है उनका, मतलब दिल का जबड़ा अलग है, अलग दाढ़ी है, दो मुहापन है, और अलग अलग तरह के अनुभव है उन बुजुर्गों के, बुजुर्गी से भरे। दड़ियल सिपह सालार, और जो जिनकी बहुत सारी लंबी दाढ़ी आ रही है, राजा के सिपह सालार है वो, और बड़े संजीदा है वो सब सहम कर रह गए, उनकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि राजा से आगे नहीं जा सकते हैं, और उन्हें भी तो अपनी नौकरी बचानी है ना। तो सब जब उस काम में लगे हुए हैं, तो उस दशा में, उस स्थिति में कोई क्या कर सकता है। लेकिन उधर उस ओर
कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, लेकिन वो कह रहा है कि जो विद्रोह करने वाले लोग हैं, जो उस तानाशाही को खत्म करना चाहते हैं, जो इस सामंती सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, वो चले जाते हैं अंधेरी घाटियों, गोल टीले, मतलब कहते हैं जंगल में जाकर के फिर वो अपने सारे लोगों को एकत्र कर रहे हैं, दूर चले गए हैं और प्रकृति के साए में जाकर के किस तरह से। तो मुक्तिबोध कहते हैं कि किस प्रकार से जो इस तानाशाही को खत्म करना चाहता है वो जंगलों में जाकर के अपनी शक्ति का एकत्र कर रहा है और उन घने घने पेड़ों में जाकर के वापस अपने आप को चमका रहा है, या इस सत्ता को उखाड़ने के लिए जनता को एकत्र करने का काम कर रहा है। कहीं खो गया, महसूस होता है कि वह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाकों में, ऐसा लगता है कि उन अनजानी जगहों में चला गया, उन अनजाने दर्रों में, अनजानी घने गहरे जंगलों में जाकर के अपने लोगों को एकत्र करके वापस फिर शक्ति एकत्रित करके वापस फिर वो आएगा और हमें इस तानाशाही से मुक्त कराएगा और एक स्वतंत्र और एक समतामूलक समाज और राज्य व्यवस्था की स्थापना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। बेमालूम दर्रों के इलाकों में सच्चाई के सुनहले तेज अक्षों के धुंधलके में जहाँ सच्चाई है, ईमानदारी है, उस अक्ष में, उस साये में अपनी सारी तैयारी चल रही है। मुहैया कर रहा लश्कर है, लश्कर बोलते हैं सेना को, ताकत को, शक्ति को, और हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। ये जो हमारी हार है इसका बदला चुकाने के लिए फिर से आएगा वो, और उसकी जो संकल्प धर्मा चेतना यानी कि जो उसने संकल्प किया है वो रक्त प्लावित स्वर, यानी कि उसमें मैंने कहा ना कि खून की क्रांति, खूनी क्रांति की बात चल रही है ना, तो वहां पर संकल्प के साथ जो उसकी जो रक्त प्लावित स्वर है उसके साथ पूरी शक्ति के साथ फिर वो राज्य पर आक्रमण करेगा और इस सारी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, हमारे अंदर जो शक्तियां हैं प्रकट होकर विकट हो जाएगा, वो फिर प्रकट हो जाएगी और फिर वो विशाल हो जाएगी और वो विशाल होकर के इस साम्राज्य को खत्म करेगी। तो इसलिए इसमें यही बात बोल रही है कि जो ईमान होगा, जो सच्चा होगा, वो अपनी सारी जनता को एकत्र करके फिर भी इस सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या होता है, आज की अगर बात करें तो हम वोटों के माध्यम से उस सारी सत्ता को उखाड़ सकते हैं कि हम एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करें और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करें, ठीक है। और सत्ता हमेशा तानाशाह उस स्थिति में पहुंच जाती है जब उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें वोट का पावर है, जुडिशरी अलग है, पार्लियामेंट अलग है, बाकी तमाम सिस्टम है, अलग अलग तरह के पावर स्ट्रक्चर जिसमें कि पावर डिस्ट्रीब्यूट है। इसलिए कोई भी एक आदमी उस पावर पर काबिज होकर के तानाशाही को स्थापित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो भूल गलती कविता कुछ इसी प्रकार की कविता है, इसको बार बार सुनिए आप और बार बार पढ़िए। कविता बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आपको पहली बार में समझ में ना आए, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो मुक्तिबोध की दृष्टि को समझ जाएंगे। आपने पूरा वीडियो सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने कहा ना कि मैंने बहुत सारी कविताओं पर बना के रखे हैं वीडियो, आप सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, एक दृष्टिकोण मिल जाएगा आपको, तो फिर बाकी सारी चीजों को समझना आसान होगा। और मुक्तिबोध को अस्तित्ववादी भी कहा जाता है, वो अस्तित्ववादी कितने थे नहीं थे वो अलग बात है। मार्क्सवादी भी कहा गया, बाद में उनको कलावादी भी कहा गया, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण रचनाकार है, इसमें कोई शक नहीं है।